नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन यानी कि आप हमसे जुड़ पाएंगे टेलीफोन के माध्यम से। नंबर्स जो हैं लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। हमारा कार्यक्रम जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके बीच में हम लेकर आते हैं 12 से 1। इसी के साथ में आज की कड़ी में कुछ खास हम बातचीत करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमको सुरक्षित रखने के लिए एक सेना बल जो होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी के साथ में अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि होता है एनसीसी, इसका बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में खुद के लिए भी होता है और देश के लिए भी होता है। लेकिन उनका एक सफ़र होता है, उनका एक संघर्ष होता है। क्या होता है उस सफ़र के बारे में हम ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, दिन है गुरुवार, तारीख है 16 फरवरी 2023। इसी के साथ में अगर मैं बात करती हूँ इतिहास की, तो हम सब जानते हैं कि पन्ने पलटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम नज़र डाल सकते हैं इतिहास पर। तो आइए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था इतिहास में, नज़र डालते हैं। 1918 की अगर मैं बात करती हूँ तो लुधियाना देश ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था आज के दिन। 1969 मिर्ज़ा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया था। 1982 जवाहर नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार कोलकाता में किया गया था। इसी के साथ में 2009 आज ही के दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साल 2009-2010 का अंतरिम बजट पेश किया था। ये तो इतिहास के हमने पन्ने पलटा के कुछ नज़र डाले थे, लेकिन वापस आते हैं आज की तरफ, क्योंकि विचार हम आज जो गढ़ेंगे वही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। तो नज़र डालते हैं विचार पर। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता, ये जीवन का कड़वा सच है। कितनी अच्छी बात बोली है आचार्य चाणक्य ने कि जब भी हम रिश्ते बनाते हैं तो हमेशा बात करते हैं कि अनकंडीशनल होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सत्य यही है कि जब तक उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा तब तक वो रिश्ता बनेगा ही नहीं। तो आइए इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और कार्यक्रम का जो आज हम जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है सफ़र एनसीसी कैडेट का। बहुत खास हमने इस टॉपिक को लिया है क्योंकि आज हम ऐसे एनसीसी कैडेट से मुलाकात करवाएंगे आपकी जिन्होंने बहुत ही अलग मुकाम हासिल किया है। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको खुशी महावर से, जो कि एनसीसी कैडेट हैं। इसी के साथ में हमारे बीच में सिस्टर रोस्ट्रॉम है, प्रिंसिपल कामल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रतनपुर भोपाल की। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं, खुशी और सिस्टर आपका। जैसे कि हमारा आज का जो हमने एक सब्जेक्ट दिया हुआ है कि सफ़र एनसीसी कैडेट का, तो खुशी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आप हमारे देश का जिस तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं, ये एक बहुत प्राउड की बात है। और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल भी सिस्टर रोस्ट्रॉम बैठे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। तो इसी के साथ में मैं अगर बात करती हूँ खुशी आपसे, आपने एनसीसी कब ज्वाइन किया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद मैम। जय हिंद। मैंने एनसीसी 8th क्लास में ज्वाइन किया था, और क्योंकि हमारी स्कूल कार्मल कॉन्वेंट रतनपुर में एयर विंग है तो हमने उसी को ज्वाइन किया मैंने। और एज अ एनसीसी कैडेट आई वुड से कि एयर विंग वाज द परफेक्ट विंग ऑफ माय चॉइस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और इसी के साथ में मैं सिस्टर रोस्ट्रॉम से भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, आपने जैसे बताया कि खुशी आप ही के ही स्कूल से उसने किया पार्टिसिपेट। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एनसीसी आपके स्कूल में कितने समय से है, कितना समय हो गया एनसीसी को हुआ है? मैडम, मोर देन 10 years। अरे वाह, तो आप 10 सालों से एनसीसी कैडेट्स को तैयार करके आप मैदान में पूरी तरीके से लेकर आ रही हैं। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे खुशी से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने एनसीसी ज्वाइन क्यों किया। क्योंकि हम जानते तो सब हैं, हमको पता होता है हर बच्चा तो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो उसने क्यों किया ये जानना बहुत ज़रूरी है। खुशी कि आप में क्या ऐसा जज्बा था कि आपको लगा कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए? एक्चुअली इसमें मैं अपना क्रेडिट स्कूल को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो एएनओ वायलेट मैम थी उन्होंने मुझे हमेशा इसके लिए एनकरेज किया। और हमारे स्कूल में भी सिस्टर रोस्टॉम का जो प्रेफरेंस था कैडेट्स को लेके, उसने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया। और एनसीसी इटसेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हर स्कूल स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए। वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। जैसे कि जब मैं आरडीसी भी गई
तो उसमें हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो एज अ सिविलियन बहुत मुश्किल है लाइफ में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में इन सब चीज़ों का अनुभव होना कि क्या हमको सिविलियन को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो एक आर्मी या सेकेंड लाइन ऑफ जो आर्मी का होता है उसको मिलेगा। यहाँ पे हम डिफेंस के बाद में और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिस्टर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक कितने कैडेट्स आपके स्कूल से निकल चुके हैं? 50 cadets, 50 cadets vacancy given to us by the NCC unit every year. जी जी। 500 cadets have already passed out from our unit. अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर खुशी, जैसे कि हमारा आज का सब्जेक्ट है कि हम एक सफ़र की बात कर रहे हैं, तो जब आपने एनसीसी ज्वाइन किया था तो नेचुरली जब हम ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बाकी क्या होगा वो तो हम बाद में तय करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि बहुत महत्वपूर्ण जो आपके जीवन में बदलाव आया एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में, उस सफ़र को मैं जानना चाहती हूँ। सफ़र बहुत ही लंबा था बिकॉज इट वॉज ए 6 मंथ लॉन्ग जर्नी। उसमें हमें हमारे लगातार कैंप्स होते थे। सबसे पहले हमारा सिलेक्शन स्कूल लेवल पे होता था। अमंग जो भी 50 कैडेट्स की वैकेंसी होती थी उसमें आपको पहले फर्स्ट आना पड़ता था। फिर उसके बाद हम यूनिट लेवल पे प्रोसीड करते थे। यूनिट लेवल में अलग अलग स्कूल्स के बेस्ट कैडेट्स आते हैं, उन्हें फेस करना पड़ता था। फिर हम ग्रुप लेवल पे जाते थे तो ग्रुप लेवल में अलग अलग यूनिट्स के आते हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब हम इंटर ग्रुप लेवल पे जाते हैं तो उसमें जैसे MPCG एंड डायरेक्टरेट को मैं बिलोंग करती हूँ, तो उसमें 6 ग्रुप्स आते हैं। तो उन 6 ग्रुप्स के बेस्ट कैडेट्स को आपको फेस करना पड़ता है। और फिर जब आप डायरेक्टरेट के बेस्ट कैडेट बनते हैं फिर आप RDC में जाके अपने MPCG डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करने का आपको प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर RDC में आपको डिफरेंट 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स के कैडेट से फाइट करना पड़ता है और फिर उनमें से जो फर्स्ट आता है he gets the opportunity to meet the Prime Minister and be awarded. हम उस सफ़र को भी जानना चाहते हैं कि जब आपने परेड में पार्टिसिपेट किया तो क्या रहा और कैसे आपने वहां तक पहुंचे, उसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं भोपाल से। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। तपस्या जी एंड अदर्स, सबसे पहले गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्या है, सॉरी मैं पिछले थर्सडे से कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं मिस करता हूँ नमस्कार एमपी को। तो अभी मेरा प्रश्न गुड़िया से एक खुशी से कि बेटा आपने एनसीसी ज्वाइन करने के बाद क्या परिवर्तन पाया अपने आप में, डिसिप्लिन में और दूसरी चीजों में, और एनसीसी का आखिरी पड़ाव क्या है? बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, वो खुशी ज़रूर इसका यहाँ पे आंसर करेंगे। और जिस तरीके से आपने कहा नमस्कार एमपी के आप एक रेगुलर दर्शक हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और हमेशा आप उसमें क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ में खुशी, जैसे कि हमारे कॉलर डॉक्टर प्रदीप साहू जी ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बदलाव आया है और इसका आखिरी पड़ाव क्या होता है, तो वो तो दोनों के ही हम जवाब चाहेंगे कि आप उसे विस्तार से दें। एज ए NCC कैडेट मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ नोटिस की, क्योंकि आपको एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि NCC है उसमें आपको मिलिट्री लाइफ लाइक ट्रेनिंग मिलती है, जो कि आर्म फोर्सेस ऑफिसर एज वी ऑल नो वो कितने डिसिप्लिन लाइफ लेते हैं, तो उसी की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। और इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद जब वो एक स्टूडेंट कैडेट की तरह उभरता है तो ही इज़ वर्थ वॉच। और इतना ही नहीं, RDC ने मुझे मेरी पर्सनैलिटी पॉलिश करने में बहुत हेल्प की है। और ओवरऑल एज ए NCC कैडेट आई वुड से कि हर स्टूडेंट को कैडेट की लाइफ जीनी चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो एवरीवन वांट्स टू जॉइन। बहुत अच्छी बात है खुशी, जिस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है तमाम जो यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़रूर ये चीज़ प्रोत्साहित करेगी कि एनसीसी को वो ज्वाइन करें, और करना भी चाहिए। इसी के साथ में जैसे प्रदीप जी का एक और प्रश्न था कि इसका आखिरी पड़ाव क्या होता है एनसीसी का, तो वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। NCC अगर हम सर्टिफिकेट लेवल पे देखें तो 3 सर्टिफिकेट्स में डिवाइडेड है, A, B एंड C। A सर्टिफिकेट JD JW कैडेट्स के लिए होता है जो कि स्कूल लेवल पे होता है, और B और C कॉलेज लेवल पे मिलता है। और C सर्टिफिकेट अगर एक कैडेट को मिल जाता है तो उसके बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, उसके अलग ही फ़ायदे हैं। एक जॉब सिक्योरिटी के व्यू से भी, जैसे कि आप SSBs में डायरेक्ट अपीयर हो सकते हैं, आपको पैरा फोर्सेज में, CRPF में, अलग अलग जॉब्स में स्पेशल वैकेंसी, उनके लिए कोटाज रहते हैं। आपकी अगर मैं बात करूं तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप कहाँ पे अपने आप को स्थापित करते हो? अगर मेरे फ्यूचर की बात की जाए तो आई वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज।
ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं आपको हम सबकी तरफ से। इसी के साथ में मैं सिस्टर रोस्ट्रम से जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से खुशी बता रही हैं, अपने पूरे सफ़र को बता रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से आगे एक के बाद एक पड़ाव को पूरा करके आगे बढ़ती गई, इसमें बहुत बड़ी भागीदारी आपकी, आपके मैनेजमेंट स्कूल की, आपके साथ में जो टीचर्स हैं उनकी, सबकी बहुत ज़्यादा है। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने किस तरीके से खुशी की हेल्प करी कि वो और आगे बढ़ सकें। Yeah, madam. All paperwork related to RDC through our NCC officer, Madam Violet, was coordinated by me, and with the help of our teaching and other staff members, this could have been possible. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि जितना भी, सबसे पहले तो यही होता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन और इन सब में ही अगर हम पीछे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे कैपेबल होने के बाद भी हम उसको पीछे कर देते हैं ना। इसी के साथ में मैं खुशी आपसे, जो मैं सफ़र जो परेड वाला जो था, क्योंकि आपने इतने सारे यहाँ पे बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडल्स भी आपने वेयर किए हुए हैं, सर्टिफिकेट भी है, हम यहाँ पे शील भी देख रहे हैं, तो मैं इस सफ़र के बारे में भी विस्तार से जानना चाहूँगी कि कैसे वहाँ पहुँचे, क्या एक सफ़र रहा। RDC रिपब्लिक डे कैंप 2023, क्योंकि इस बार NCC 75th ईयर में थी अपने, तो इट वाज ए ग्रैंड सेलिब्रेशन। और वो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि आई वाज द बेस्ट कैडेट ऑफ 75th ईयर ऑफ NCC। जब हम रिपब्लिक डे कैंप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। ड्रिल, जो कि कर्तव्य पथ पे मार्चिंग होती है। गार्ड ऑफ ऑनर, जो कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को दिया जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड मेनी मोर। और उसके बाद जब, और इसमें एक इवेंट है बेस्ट कैडेट का भी। एज ए बेस्ट कैडेट, एक कैडेट को हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ता है, वेदर इट इज़ ड्रिल और फायरिंग और रिटन एग्जाम और IQ, पर्सनालिटी टेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज़ पे कैडेट को आंका जाता है। फिर उसके बाद उसको बेस्ट कैडेट का खिताब मिलता है। बिल्कुल, तो आप वहाँ पे आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले, गवर्नर्स यहाँ पे हम बात करते हैं, आप उनसे भी मुलाकात हुई, आपने मेडल्स भी वेयर किए हुए हैं, तो आपको उनकी तरफ से क्या अप्रिसिएशन मिला? पहले तो उनसे मिलना ही इट वाज ए वेरी अप्रिशिएटिंग थिंग, क्योंकि एक ऐसे डिग्निटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ रियली रिस्पेक्टेबल, ही इज़ रियली रिस्पेक्टेबल फॉर मी। और जब मैं उनसे मिली तो सबसे बड़ी बात तो मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद ही गेव मी बेटन और मेडल भी, इट वाज नॉट लाइक रिबन मेडल, इट वाज जो वर्दी पे लगता है। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री का आपकी वर्दी पे मेडल पहनाते हैं, वो एक अलग ही चीज़ होती है। फिर उसके बाद हमें DG से भी DG अवार्ड भी मिला। फिर उसके बाद जब मैं भोपाल आई MPCG, तो उसमें हम गवर्नर हाउस गए, तो वहाँ गवर्नर ने मेडल, कैश प्राइज़ और सर्टिफिकेट दिया। फिर चीफ मिनिस्टर ने भी मुझे कैश प्राइज़। सो इट वाज जस्ट देयर वे ऑफ अप्रिशिएटिंग मी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने सफ़र में मेरा साथ दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे की। इसको हम और जारी रखेंगे बातचीत को, लेकिन उससे पहले हमारे एक NCC ऑफिसर माधुरी बारा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम आपका स्वागत करते हैं माधुरी जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। माधुरी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि खुशी, क्योंकि आप NCC ऑफिसर हैं, तो खुशी की प्रिपरेशन को लेके क्या कुछ खास तैयारी की गई थी? वो शुरू से ही बहुत ज्यादा उत्तेजित थी कि मैडम मुझे बेस्ट कैडेट कंपटीशन में जाना है। तो इसी को लेकर मैंने बोला कि बेटा जब मौका मिलेगा तो मैं इंफॉर्मेशन जरूर दूंगी। तो इसी तरह से वो हमेशा तैयार रहती थी, और उसकी जो जैसे रेडीनेस है कुछ भी चीज को चैलेंजिंग लेना। इनफैक्ट उसको मैंने बोला था बेटा देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी कैंप टाइम लेता है, और आपको हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, एंड यू हैव टू गो अहेड विद दिस नॉन स्टॉप, ओके। और इसमें क्या हुआ ना कि बिकॉज ऑफ हर ईगरनेस वो इतनी अच्छी तरह से NCC में डल गई और इतनी अच्छी तरह से उस चीज को लेके आगे बढ़ी, और उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। उसको हमने टाइम पे जब भी उसको जरूरत पड़ती थी हम लोग नोट प्रोवाइड करते थे, और जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए था मैंने उसको टाइम पे दिया, और उसको उसी तरह से हमने तैयारी करवाई। इवन सिस्टर प्रिंसिपल सिस्टर रोस्टॉम ने हमें बहुत मदद की,
और मैं हमेशा तैयार रहती थी कि हमारे कैडेट्स आगे आए। तो इसी वजह से मुझे ऐसी अच्छी कैडेट मिली और हम उसको अच्छी तरह से तैयारी कर पाए और वो बहुत रेगुलर स्टूडेंट रही है हमारी। जी, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम खुशी को तो जानते हैं कि वो कामल कॉन्वेंट रतनपुर से बिलोंग करती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे एनसीसी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सभी स्कूल में एनसीसी होना ज़रूरी है, और कहाँ पे ऐसा होता है कि एनसीसी नहीं होता है? जी, एक्चुअली एनसीसी सभी स्कूलों में होना चाहिए और ये डिपेंड करता है कि हमारे जो यूनिट लेवल हैं, जैसे 3 विंग्स हैं, एयर विंग, आर्मी और नेवी। ये यूनिट से आता है कि वहाँ वैकेंसी मिलनी चाहिए। हम लोग तो एप्लीकेशन दे देंगे और लेकिन वहां से वैकेंसी रहनी चाहिए, तभी वो आपको अपडेट कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे एंड मौका मिलते रहता है बाकी स्कूलों को भी आगे आने के लिए। हमें हमेशा इस चीज को करते रहना पड़ता है। अगर कोई स्कूल नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उनकी एनसीसी उनके हाथ से चली जाए और किसी और स्कूल को मिल जाए, ऐसे भी होती है। बिल्कुल। एनसीसी क्यों ज़रूरी है लाइफ में ऑप्ट करना, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्या इसकी कोई एज लिमिट होती है ज्वाइन करने की एनसीसी? जी, 13.5 है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और ये 18 ईयर्स तक बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। काफी ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है, डिपेंडिंग अपॉन आपका जूनियर विंग है या जूनियर डिवीजन है। और इसमें बच्चे 13 प्लस होने चाहिए, उनकी एज 13 to 18 होनी चाहिए। एनसीसी क्यों ज़रूरी है लाइफ में, क्या अंतर लेकर आती है? यस। एनसीसी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म देती है कैडेट्स को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। इट कैन बी कल्चरल, इट कैन बी ट्रेडिशनल, इट कैन बी, ये बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपने स्टेट का ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री का। एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, बाकी बच्चों के बारे में जानते हैं, बाकी बच्चों के स्टेट के बारे में जानते हैं। तो इससे क्या होता है ना, नेशनल इंटीग्रेशन में फॉर्म होने में बहुत हेल्प करती है। जी और हाँ, इसीलिए इनको एनसीसी डिसिप्लिन भी बनाती है और टाइम पे ये करते हैं। और डिफरेंस देखा गया है, मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले हैं कि मैडम पहले तो ये 7-8 बजे उठते थे, बट नाउ दे आर मोर इनटू 4 बजे उठ के दे डू ऑल देयर वर्क बाय देमसेल्फ। ये सब फीडबैक मिली है और इनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर वे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, उनसे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो जिस पद पे जा रहे हैं तो इनको भी मोटिवेशन मिलता है कि वो भी देश को सेवा करें। तो कैडेट्स इस तरह से उनको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इनफैक्ट ऑफिसर्स जो है उनको गाइड करते हैं कि अपने कैसे एंट्री पॉइंट क्या है, कैसे आप आर्म्ड फोर्सेस में आ सकते हैं एंड बेनिफिट्स क्या है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है कि हम अपने देश को यहाँ पर सेवाएं दे सकते हैं। और हमारे साथ में माधुरी बारा जी थी, एनसीसी ऑफिसर। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में खुशी, जिस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हर जगह से मिला, आपने बताया ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, तो इसके अलावा हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये। अगर मैं बात करती हूँ स्टडीज़ को और एनसीसी की प्रिपरेशन, जैसे कि एनसीसी ऑफिसर ने भी अभी बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रेनिंग इसका, और बहुत अर्ली हमको वेकअप होना होता है, डिसिप्लिन में होना होता है। तो कैसे आप अपनी स्टडीज़ को और इसको आपने बैलेंस किया? ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के साथ स्टडीज़ मैनेज करना इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टास्क, बट इसके लिए मैं अगेन अपने स्कूल को, कार्मल रतनपुर की प्रिंसिपल सिस्टर रोज टॉम, अपनी एएनओ वायलेट मैम और सभी टीचर्स को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया। अरे वाह। बिकॉज कंटिन्यूस कैंप्स होते हैं एंड वी हैव टू बी देयर ओनली टू अटेंड द कैंप्स, तो उसके लिए मैं स्कूल नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब वो चीज़ें मुझे ऑनलाइन मिली तो आई वॉज एबल टू कोप अप विद स्टडीज। बहुत अच्छी बात है। सिस्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप लास्ट 10 ईयर से एनसीसी कैडेट्स को आप तराश के बाहर निकालते चले जा रहे हो, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप एक नॉर्मल दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप डील करते हो, एनसीसी कैडेट्स को भी आप डील करते हो, आपको आमतौर पे क्या डिफरेंस नज़र आता है दोनों में? Yeah. Really, cadets learn to become disciplined. They learn to become a leader. Yeah. They become independent. They are able to take their own decision on proper time.
that कितनी is more अच्छी visible बात in है। their life. या बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे Yeah. बोली कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी जो आती है, जो यूथ में होना भी चाहिए। आने वाले टाइम में हमको लीडर्स की ज़रूरत भी है। तो मुझे लगता है कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में जो लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन, बिल्कुल। तो इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ, खुशी आपसे भी जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपको लगता है जब आपने ज्वाइन नहीं किया था, फिर आपने जब ज्वाइन किया, तो दोनों लाइफ में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इट हैज़ गॉट ए बूस्टर, और उसके बाद दूसरी आई हैव पॉलिश्ड माई पर्सनैलिटी, और फिर तीसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड नाउ कि डिसिप्लिन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है आपके किसी भी वर्क को सुधारने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी मिलिट्री लाइफ को ही बिलोंग करें, बट एज अ सिंपल लाइफ भी अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो यू नीड डिसिप्लिन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोल रहे हो कि जिस तरीके से मैं आपका भी कॉन्फिडेंस देख रही हूँ वो वाकई काबिले तारीफ़ है। सिस्टर, हमें ये भी पता चला है कि आप भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। Yes, madam. Yes, madam. I'm happy to say that. या तो इसीलिए शायद आप बखूबी इन कैडेट्स के जो बोलना चाहिए कि संघर्ष है, स्ट्रगल है, आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो कि कहाँ इनको किस चीज़ की ज़रूरत कब है, और इसीलिए आप इतने आसानी से उनको अवेलेबल करा पाते हो जो उनकी ज़रूरत है। और उसी की वजह से आज खुशी ने जो नाम रोशन किया है कामल कॉन्वेंट रतनपुर का, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। मैं ये भी जानना चाहूँगी सिस्टर आपसे कि आरडीसी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तमाम कैडेट्स को स्पेशली? Kushi had the feeling of helping others. Adil also, she had the same quality, and after she become honored, she is keeping the same status. She is all the more, she is very humble, she is tolerant and very kind enough, and she has always been performing best in studies and other co-curricular activities and extracurricular activities. And becoming RDC cadet, her confidence has increased further. बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जिस तरीके से हम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, वैसे भी सिस्टर कहा यही जाता है कि हमको उतना ही काइंड और पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम शायद उस काम को ज़्यादा वर्थ दे पाते हैं। इसी के साथ में खुशी, आपको जिस तरीके से अभी आपके सिस्टर आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो काइंडनेस और वो वैसे ही एज इट इज़ है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि अगर क्योंकि ये बहुत जर्नी की स्टार्टिंग है आपकी, आगे आपको बहुत आगे जाना है, बहुत नाम रोशन करना है, तो आपको लगता है कि जो काइंडनेस है, पेशेंस है, वो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है? आई वुड से कि एक पर्सन को अपनी हम्बलनेस कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द ओनली क्वालिटी जो उसको दूसरों से अलग करता है, नॉट द अचीवमेंट्स। बिल्कुल, यहाँ पे हम जो एनसीसी कैडेट्स आरडीसी का जो 2023 का जो था सर्टिफिकेट, वो भी हम दिखाना चाहते हैं खुशी का तमाम दर्शकों को। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम सबके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम आपको दिखा पा रहे हैं खुशी के सर्टिफिकेट्स, और बहुत सारी शुभकामनाएं हम लगातार उनको दे रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नाम रोशन किया है भोपाल का एनसीसी कैडेट होने के नाते, सेकेंड डिफेंस ऑफ लाइन जिसको हम बोलते हैं, और लगातार जिस तरीके से उन्होंने उपलब्धि यहाँ पे हासिल की है 26 जनवरी को, वो हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और आज हम उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत बहुत खुशी की बात है। खुशी को एक बार फिर से बधाइयाँ देते हुए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ में मैं सिस्टर आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो तमाम हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? To those who are in the NCC unit, they are really promoting in the school ambience discipline, and they are the real model for our entire students of Kamal Ratampur family. I could proudly say that they are the champions of Kamal Ratampur family. So during the assembly, I used to say that look at the NCC students, how they are performing in and outside the campus. Follow them. जी, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में मैं खुशी, ये तो हमने बात करी कि आपके स्कूल टीचर ने आपको हेल्प किया
आपके प्रिंसिपल ने आपको हेल्प किया, सिस्टर रोस्ट्रॉम ने। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बीइंग अ गर्ल आपको कैंप्स में जाना है, इतने इतने टाइम के लिए आप बाहर रहोगे, कई बार दे आर वरिड कि आप कैसे रह पाओगे वहाँ पर, बहुत सारे कंसर्न होते हैं। जब आपने ये उनके सामने ये बात रखी कि आपको एनसीसी ज्वाइन करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को लिया? मैम आई वुड से कि वो मैं नहीं थी जिसने बोला कि आई वांट टू जॉइन एनसीसी, इट वाज माय फादर who told that एनसीसी की वैकेंसी है, यू हैव टू फिल द फॉर्म। तो आई वुड से कि हाँ, वो पहले होता था कि गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस किया जाता था, बट आई थिंक इट हैज़ रिड्यूस्ड ए लॉट। और मेरी फैमिली में तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है, बिकॉज किसी भी कैंप के लिए उनके साइड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इट वॉज जस्ट ऑल काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग्स। बट बस उनकी एक ही बात थी कि यू नो ना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बिकॉज दे वर नॉट मच अवेयर ऑफ एनसीसी। हमें भी स्टार्टिंग में उतनी नॉलेज नहीं थी, बट जैसे जैसे हम आगे गए वैसे वैसे पता चला, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। एंड ऑफ कोर्स फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरी मम्मा पापा दोनों ने हमेशा ही सपोर्ट किया, और किसी कैंप्स के लिए या किसी ट्रेनिंग के लिए, बल्कि जब हम हमीदिया हमारी ट्रेनिंग के लिए हमें हमीदिया में फायरिंग करने जाना था, और क्योंकि फायरिंग एक ऐसा टास्क है जिससे पब्लिक डिस्टर्ब होती है, तो हमें वो अर्ली मॉर्निंग में करना था। और वो हमीदिया हमारे घर से अप्रॉक्स 30 to 35 किलोमीटर्स दूर था, और इतनी सुबह कोई व्हीकल्स भी अरेंज नहीं हो पाते थे। तो इट वाज माय फादर जो मुझे डेली वहाँ छोड़ते थे और डेली मुझे लेकर भी आते थे, और उसके बाद तुरंत वो अपनी ड्यूटी जाते थे, बिकॉज उनका भी मॉर्निंग शिफ्ट ही चल रहा था उस टाइम। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, और मैं कहना चाहूँगी कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देम दैट आई एम हियर। दैट्स ग्रेट, बहुत ही इमोशनल मोमेंट आपके लिए भी। इसमें हम और चर्चा करेंगे खुशी आपसे। यहाँ पे हमारे बीच में सिस्टर रोस्ट्रॉम, प्रिंसिपल कार्मल कॉन्वेंट रतनपुर भोपाल से हमारे साथ में थी। मैडम, आपने जिस तरीके से खुशी को सपोर्ट किया है और जिस तरीके से आपने और भी कैडेट्स को करते हो मदद, और आप यहाँ पे भी समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हम खुशी से तो और बात करेंगे कि उनका सफ़र और क्या रहा, लेकिन अगर बात सफ़र की होती है तो एक सफ़र हम आपके लिए भी लेकर आते हैं। जी हाँ, हमारा अगला सेगमेंट है पर्यटन, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश के एक बहुत ही खास शहर में हम लेकर जाएंगे और सफ़र कराते हैं क्या कुछ खास है वहाँ। आइए चलते हैं पर्यटन पे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर की दूरी पर मालवा का कश्मीर कहा जाने वाला नगर नरसिंहगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 12 की ओर बहुत ही सुंदर घुमावदार पहाड़ियों के बीच जिला राजगढ़ ब्यावरा में स्थित है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा ये नगर, जिसमें एक ओर राजाओं की सुंदर स्थापत्य कला से गढ़ा किला मुस्कुराता हुआ आन बान शान से खड़ा है, वहीं दो छोर की पहाड़ियों में भगवान शिव के मंदिर इसकी मानो रक्षा भी करते हैं और सुंदरता भी बढ़ाते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही शानदार नक्काशी वाला द्वार स्वागत करता है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदरता की देवी ने अपने समस्त गुणों के साथ रूप धारण किया हो। एक छोटी झील जिसमें आस्था का प्रतीक देवालय सभी के मन में श्रद्धा की घंटियां बजा देता है। इस नगर का ये भी सौभाग्य रहा है कि यहाँ अपने समय के मशहूर अभिनेता अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की बनाई गई फिल्म आन की शूटिंग भी की गई थी। बहुत ही खूबसूरत रूप लिए नरसिंहगढ़ को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का कश्मीर होने के लिए ही गढ़ा हो। भारत के स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों में नरसिंहगढ़ का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के भी पहले सन 1836 में नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार कुंवर चैन सिंह जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए वीरता पूर्वक लड़ाई की और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। नरसिंहगढ़ के रहवासियों में
संपन्नता एवं विपन्नता के बीच समन्वय है। राजगढ़ जिले में प्रवेश करते ही उद्योग ग्राम पीलूखेड़ी है, जहां पर कई बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। नरसिंहगढ़ का इलाका मूलतः राजस्थान प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र होने से राजस्थानी संस्कृति की झलक क्षेत्र में चहुं ओर दिखाई देती है। यहाँ की बोली, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ का मनोरंजन, यहाँ की कला, सभी राजस्थानी संस्कृति को ओढ़े हुए हैं। राजस्थानी बोली की मिठास कानों में चारों ओर खुलती सी प्रतीत होती है। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। भोपाल के नजदीक होने से पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों ने इसके पर्यटन आकर्षण में चार चांद लगा दिए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नरसिंहगढ़ का किले का मंदिर, अमर शहीद। तो दर्शकों, पर्यटन के बाद में हम सीधे मुलाकात कराते हैं हमारे खास मेहमान से, जो कि गायक हैं अरीन श्रीवास्तव। हम उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हम आपका स्वागत करते हैं अरीन श्रीवास्तव। और सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपने गायकी कब से शुरुआत करी है, वो तमाम दर्शकों को बताइए, फिर हम एक सीधे आपके गज़ल सुनना चाहेंगे। जब मैं 2 साल का था तब मेरे नानू ने मेरे को सिखाया था। बिठा के मेरी माँ, मेरे नानू सबके साथ में बैठा हुआ था, उनने पहला मेरा स्वर लगवाया था मेरे को, एंड उसी के साथ मेरे को तबला भी सिखाया था एंड गिटार भी। तो वो 2 साल की उम्र से चल रहा है वो मेरा म्यूज़िक, एंड स्टिल कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। क्या आपके घर में कोई और भी है जो गायकी को मेरे मम्मी की पूरी फैमिली, मतलब नाना जी से चलते हुए उनने सबको, उनके जितने भी उनके बेटे बेटी सबको उनने सिखाया, तो वो परस्यू मैं भी कर रहा हूँ। गॉड गिफ्टेड फैमिली, राइट। इसी के साथ में, क्योंकि आपने बताया कि आप बचपन से गा रहे हैं, तो अब आप पहला क्या आप सुनाना चाहेंगे? कोई गीत है, भजन है, गजल है? मैं एक सेल्फ कंपोज भजन सुनाना चाहूँगा। सेल्फ कंपोज है जी। अरे वाह, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। गा ग म ग गरे सरे गा ग म ग गरे सरे मा म प मा मगरे सरे पा गा ग म ग गरे सरे गा ग म ग गरे सरे मा म प मा पा गरे सरे सा। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु का, क्योंकि जीवन उसी ने दिया है। धन्यवाद करे प्रभु का, जीवन में बहुत आया उसी ने दी है। चलो आओ सभी हाथ उठाकर सभी करे उसकी आराधना, करे उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, करे उसकी करुणा सदा की है। अरे वाह अरीन, ये आपका सेल्फ कंपोज है, यानी कि आप कंपोजिंग के क्षेत्र में भी अपने आप को बहुत अच्छे से तराश रहे हैं जी। खुशी, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बातचीत करी कि आपके घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया और आपने कहा कि बहुत सपोर्ट उनकी तरफ से मिला है, जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस लेवल तक आपको सपोर्ट मिलेगा। अब मैं अगर वो बात करूं कि जो आपके भविष्य के लिए निर्धारित होता है, वो होता है हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स। एनसीसी से पहले, ज्वाइन करने से पहले
ऑब्वियसली शायद कुछ और प्लानिंग्स हो और अब कुछ और प्लानिंग हो, इसके बारे में हम ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आपके भविष्य की प्लानिंग है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हरिशंकर पांडे जी जुड़ गए हैं लाइन पर। हम आपका स्वागत करते हैं हरिशंकर जी। धन्यवाद मैम। जी नमस्कार, और आपका स्वागत करते हैं हम दूरदर्शन में कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सर, हाँ, जैसे कि हम नमस्कार। जानते हैं हरिशंकर जी कि जिस तरीके से मौसम में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, रात में थोड़ी सी ठंडक है, दिन में बहुत तेज़ धूप है, तो इससे क्या हमारे जीवन शैली पे परिवर्तन आ सकता है और कब तक आपको लगता है कि एक सामान्य मौसम हमको देखने को मिलेगा? देखिए, आपने सही कहा कि अभी दिन के समय में तेज धूप के कारण तापमान अधिक हो रहा है और प्रदेश में देखेंगे तो पूरे प्रदेश में लगभग अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर बने हुए हैं, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और रात्रि के तापमान भी 10 डिग्री या उससे ऊपर बने हुए हैं। लेकिन जो दिन और रात के तापमान में अंतर है वो लगभग 19 से 20 डिग्री सेल्सियस है। तो चूंकि ये इस समय बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा और हम धीरे धीरे समर सीजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो फरवरी का महीना आमतौर पर इसी तरीके का होता है, दिन में गर्मी और रात को थोड़ी सी नमी के कारण हल्की सर्दी महसूस होती है। तो ये स्थिति अभी पूरे फरवरी भर में बनी रहेगी और इस समय हमको अपने शरीर के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो तापमान का जो डिफरेंस है जिसके कारण सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास हो रहा है, उसके लिए बॉडी अपने आप को धीरे धीरे तैयार करने की स्थिति में है कि हम धीरे धीरे समर सीजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये तापमान फिलहाल अभी इसी तरीके के बने हुए रहेंगे। बिल्कुल हरिशंकर जी, ये भी कहा जाता है क्योंकि जब भी मौसम में परिवर्तन आता है तो हम प्रेडिक्शंस बहुत करते हैं, तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी अत्यधिक पड़ेगी इस साल, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके प्रभाव से हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में जहां पर यदि सर्दी पड़ रही है तो काफी ज्यादा पड़ रही है और गर्मी है तो वो भी काफी ज्यादा है, बर्फबारी है तो वो भी काफी ज्यादा है। तो इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस तो हमको फेस करने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। और गर्मी का महीना भी उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अमूमन जो गर्मी मई और जून महीने के में पड़ती है उससे थोड़ा सा सामान्य से थोड़ा ज्यादा ही रहने की संभावना है, क्योंकि और भी साइंटिफिक कारण है। जो ला नीना है वो जो दक्षिणी समुद्र में वो वहां पर थोड़ा थोड़ा कमजोर होने की स्थिति में है और अल नीनो इफेक्टिव होते जा रहा है। तो इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि ये इस बार भी गर्मी का जो असर रहेगा वो सामान्य से थोड़ा सा हायर साइड में ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको दी। हमारे साथ में हरिशंकर पांडे जी मौसम वैज्ञानिक जुड़े हुए थे, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे खुशी, हम आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में ज़रूर जानेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है हमारे तमाम दर्शक अरिन को फिर से सुनना चाहते हैं, तो क्या आप अगला पेश करने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैं एक माँ के ऊपर गाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, पेश कीजिए। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों में रंग में ढला, मेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बहुत सुंदर।
माँ के लिए तो जितना भी कहा जाए, चाहे शब्दों में हो चाहे गाने के माध्यम से हो, बहुत कम है। यहाँ पर जिस तरीके से आपने माँ के लिए गाना गाया, बहुत ही खूबसूरत, और आगे भी हम और सुनेंगे। लेकिन खुशी कि जो हम फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे थे कि आगे आप क्या करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, वो हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली एनसीसी ज्वाइन करने के पहले भी मेरा एम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना था, और उसके बाद भी मैं और डिटरमिन्ड हो गई हूँ कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, क्योंकि एनसीसी से मैंने ये सीखा है कि लक्ष्य बदलना नहीं है, लक्ष्य को पाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाने हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे बोला कि आप और भी ज़्यादा डिटरमिन्ड हो गई, जैसे आपका पहले भी सपना था कि सिविल सर्विसेज में मुझे जाना है, लेकिन एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में आप और भी ज़्यादा उस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प आपने ले लिया है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके जो और भी फ्रेंड्स होंगे जो नॉन एनसीसी कैडेट्स होंगे, जो आपके पहले से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, लेकिन अभी जिस तरीके से आपने एनसीसी ज्वाइन किया, आपका डिसिप्लिन, आपके अंदर पेशेंस, ये सब कुछ आया है, तो क्या आपको लगता है कि आप उनसे कुछ अपने आप में अलग महसूस करते हैं? हाँ, एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ही एक स्टूडेंट में एक कैडेट की तरह होने का बिहेवियर आ जाता है, जो कि उसको एक वर्दी जब एक स्टूडेंट पहनता है तो वो वर्दी उसको सारे स्टूडेंट से अलग कर देती है, वो हमें इस लाइक बनाती है कि वी कैन स्टैंड अपार्ट फ्रॉम देम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ में आर्यन, आपको हम फिर से सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना मधुर यहाँ पे गाना गा रहे हैं और जिस तरीके से आप गा रहे हैं वो वाकई दिल को छू रहा है। तो आप अगला क्या पेश करना चाहते हैं? मैं सेल्फ कंपोज एक गाना है, वो ऑल ओवर जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, सब जगह है, क्योंकि मैं एक सफ़र म्यूज़िक करके लेबल रन करता हूँ। अच्छा, तो उसमें एक गाना है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे आप पेश करें। चाहा है तुझको हद से भी ज्यादा, कैसे बताऊं तुझे, रहती है बस तू यादों में हर पल, कैसे भुलाऊं तुझे। माना मैंने गलतियों पे गलतियां है की, पर चाहा बस तुझे, चाहे तुझसे वफा या दुआ हूँ मेरी, मांगू बस तुझे। मान जा, मान जा, दे माफी तू मुझे, जान जा, जान जा, तू काफी है बस मुझे। ख्वाब है ये मेरा तुझको हम सफर बना लूं, मैं रहूं हमेशा तुझ में, तुझको घर बना लूं। जानता है तू भी ये के जान तू है मेरी, अब यही है ख्वाहिश तुझको रह गुजर बना लूं। आशिकी है, दोस्ती है, तुझसे ही चाहत है मेरी, तुझसे ही बेसबर है, बेखबर है, तुझसे राहत है मेरी। मान जा, मान जा, दे माफी तू मुझे, जान जा, जान जा, तू काफी है बस मुझे। वाह, अरेन, ये सेल्फ कंपोज, सेल्फ रिटन सब कुछ। अरे वाह, वेल डन। मतलब मुझे लगता है कि इतना अलग फ्लेवर में सबको सुनने को मिला है यहाँ पर, और इतने तरीके से आप गिटार के साथ में उसको प्ले कर रहे हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देना चाहते हैं भविष्य के लिए कि आप इसी तरीके से लोगों को एंटरटेन करते रहें। खुशी में आखिरी मैसेज चाहूँगी कि आप हमारे तमाम दर्शकों को उस सफ़र जो आपने तय किया, और क्या आप बताना चाहते हो उन लोगों को जो नॉन कैडेट्स हैं, जो नहीं हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलके भी वो शायद उस तरफ नहीं जा पाते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे आप? मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि एनसीसी कैडेट्स इफ़ यू आर, तो आपको हर वो कोशिश करनी चाहिए कि आप ABC सारे सर्टिफिकेट्स ज्वाइन करें, और एनसीसी का अल्टीमेट गोल सिर्फ RDC तक पहुंचना नहीं है। सो इफ़ यू डोंट इवन गेट देयर, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँचे, ज़रूरी ये है कि अगर आपने एक बार वर्दी पहन ली, सो एज द प्राइम मिनिस्टर सेज, वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट।
So be a disciplined and show them कि we were a cadet once, and so हम हमेशा एक कैडेट ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात करी है, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। कितनी अच्छी बात है कि एक बार जब हम वर्दी धारण कर लेते हैं तो वो जज्बा, वो जुनून जो देश के प्रति होता है वो जीवन पर्यंत रहता है। इसी के साथ में हम बहुत सारी शुभकामनाएं खुशी महावर को भी देना चाहते हैं, जो एनसीसी कैडेट और आरडीसी कर आई हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश का बहुत नाम रोशन किया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अरिन श्रीवास्तव हमारे बीच में गायक, जिन्होंने बहुत अच्छे गाने पेश किए, सेल्फ कंपोज गाने भी दिए, इसके लिए मैं आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आप दोनों यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ तो हमने आज बात करी थी कि एनसीसी कैडेट का सफ़र, जिसमें कि खुशी महावर थी, सिस्टर रोस्टॉम थे और अरिन श्रीवास्तव गायक के तौर पे थे। तो आज के लिए नमस्कार एमपी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।